अस्सलाम वालेकुम। आज कल के मैच का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे कि पाकिस्तान की क्या 11 होनी चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ी सी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज हैं, जो आज पांचवा राउंड हुआ है डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज का, उसको ज़रा हाईलाइट करेंगे। आज कुछ ज़्यादा मैचेस तो हैं नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्रिकेट को ज़्यादा डिस्कस करें जो कल होने वाली है। अच्छा, पहले तो हम आ जाते हैं हमारी प्लेइंग 11 पे, जो ओडीआई के अंदर होती जा रही है। फैसलाबाद में क्रिकेट रिज्यूम हो रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत टाइम से हुई नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये पिच बनेगी ना ओडीआई के लिए, तो मेरे हिसाब से नहीं होगी। और बैटिंग में इसके लिए इस पे रन ज़्यादा होते हैं, ये हमारी डोमेस्टिक की हिस्ट्री बताती हूँ। यहाँ पे बैटिंग में बड़े रन होते हैं और पिच जो है वो बैटर्स को ज़्यादा सूट भी करती है। तो और ये भी है कि लेटर डाउन द रोड, डाउन द स्टेज ऑफ द गेम, जैसे हम आगे आगे जाते हैं स्टेज गेम्स में, गेम में आगे थोड़ा जाते हैं, 20 ओवर हो गए, 30 ओवर हो गए, तो उस वक्त जो है वो पिच हल्का सा स्पिन देना शुरू कर देती है और स्पिनर के लिए हेल्पफुल हो जाती है। और बॉलर्स को उतनी ज़्यादा यहाँ से जो है कोई परचेज मिलती नहीं है। अच्छा, हमारे पास भी फास्ट बॉलर ज़्यादा हैं, साउथ अफ्रीका के पास भी फास्ट बॉलर ही ज़्यादा हैं। तो अब हम अपनी 11 क्या खिलाएंगे, वो हम इसको एक नज़र ज़रा मार लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी ओडीआई की टीम में ज़्यादा ना चेंजेस हुए नहीं है बहुत टाइम से ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोजीशंस पे जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ एक दो ही हैं, दो तीन ही होंगे, ज़्यादा वैसे ज़्यादा नहीं है। तो ऊपर से अगर आप देखो तो फ़खर, साइम, बाबर, रिजवान और आगा, ये 5 नंबर तो आप साइड पे कर दो। ये तो वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेलना ही खेलना है, ये तो कहीं से भी बाहर नहीं होते, क्योंकि ये अभी फिलहाल आपकी ओडीआई के बेस्ट बैटर्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। और जो अच्छे थे और वो आपने हटा दिए, कमरान गुलाम को उस रन होना चाहिए था, लेकिन हमारे जो कोच थे पहले, आकिब जावेद साहब, अब वो बन गए हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस के, हो गए हैं, बेसिकली चलाते वही हैं सब। तो अब उन्होंने जाने से, कामरान गुलाम को निकालने से पहले एक बात की थी कि जी फील्डर अच्छा नहीं है, जैसे हमारी टीम में सारे जॉन्टी रोड्स होते हैं, तो मैं कहा था जी फील्डर अच्छा नहीं है, इसलिए हमने बाहर निकाल दिया उसको। तो खैर बारह जो रीजन, जब किसी को बाहर करना होता है तो ऐसे ही बनाया जाता है। और एक तैयब ताहिर था हमारा लड़का, उसको भी हमने प्लान्स में से आउट कर दिया। ठीक है, वो फेल हुआ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने कोई अच्छी क्रिकेट खेली, उसको 2 से 3 सीरीज मिली, चाहिए था उसे डिलीवर करता, लेकिन प्लेयर बनाना भी पड़ता है ना। सिस्टम में ला के ऐसे उठा के बस एक दो सीरीज में उसको बाहर नहीं कर सकते, आपको टाइम देना पड़ता है प्लेयर को। जो कि मतलब एक प्लेयर जो कि आपके पास 4-5 साल में 6 साल की क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के तैयार हुआ है, क्या वो इसलिए तैयार हुआ है कि उसको बस 2 सीरीज दें और बाहर कर दें, और फिर आप अपने वही ले आओ जो सारे पुराने हैं। मैं किसी पुराने को खिलाने से इनकारी नहीं हूँ, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो खेलें, लेकिन जो आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स परफॉर्म करके सिस्टम में आते हैं, उनको आप बिल्कुल बेतुके रीजन से बाहर कर देते हो। ठीक है ना, तो ये एक अफसोस की चीज़ है। खैर, तो 5 मैंने जो प्लेयर बताया आपको, साइम, फखर, बाबर, रिजवान, सलमान, इनको तो 5 को अलग कर दो। अब छठे नंबर का जो प्लेयर आता है ना, वहां पर आता है या तो हसन नवाज या फिर आता है आपका हुसैन तलत। इन दोनों में से आपको किसी एक को खिलाना होगा, दो नहीं खेल सकते। मेरे से अगर पूछो तो हसन नवाज की जगह ओडीआई स्क्वाड में ही नहीं बनती थी। ठीक है ना, वो हसन नवाज को सऊद शकील की जगह लाया गया। ठीक है, सऊद शकील के लेवल का और कैलिबर का बैट्समैन, क्योंकि आपको किसी नंबर पर भी डिलीवर कर सकता है, 1 2 3 4 5, वो 5 नंबरों के लिए ठीक प्लेयर है वो, और टेक्निकली भी साउंड है, पाकिस्तान की पिचेस के लिए भी अच्छा है। लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा प्लेयर प्रेफर कर लिया गया है, हसन नवाज, जिसकी टेक्निक ही नहीं है, जिसकी क्रिकेट ही नहीं है, जिसने डोमेस्टिक में एक बल्ले पे बॉल नहीं मारी हुई। ठीक है ना, और सिर्फ T20 परफॉर्मेंस में ओडीआई में चांस मिल गया। इतनी अंधेर नगरी अगर कहीं मच सकती है ना, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। हसन नवाज बगैर डोमेस्टिक खेले, बगैर लिस्ट ए खेले कैसे आता है ओडीआई में? तो ये एक ऐसी चॉइस है। और मसला सारा ये, हमारे लोग भी थोड़े से अजीब है ना, हम लोग जब देखते हैं कि किसी प्लेयर ने हार्ड पिच है, आसान पिच है,
अब उस पे किसी ने ठा 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 3-4 छक्के लगा दिए, ओहो जी हमें आफरीदी मिल गया, ओहो जी हमें तो एडम गीकस मिल गया, हमें ये मिल गया, हमें धोनी मिल गया और ये मिल गया, उल्टे सीधे नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो हसन नवाज, क्योंकि इस बंदे की क्रिकेट ही पूरी नहीं है, हमने तो इसे टेस्ट करने के लिए सिर्फ T20 में डाला था। इत्तेफाक से उसने वहां पे 5 मैचेस में 4 अंडे किए और एक 100 मार दिया। अब जब 100 मार ही दिया है तो अब उसको सस्टेन करो T20 में, चाहे जिस नंबर पे भी खिलाते हो, मुझे इस चीज से मसला नहीं है। पाकिस्तान टीम एक ऑनर होता है, ये ड्रामेबाजी की थी मुझे इस नंबर पे जगह मिलेगी तो मैं खेलूंगा, आपके अब्बा की टीम नहीं भाई, ये टीम है पाकिस्तान की। तो यहाँ पर जो है वो वही लड़का खेलेगा जो कि जिसके अंदर भूख बाकी है कि मैं खेलना चाहता हूँ, और उसे जिस तरीके का नंबर दिया जाएगा उसे उस नंबर पे आगे खेलना होगा। जितने भी हमारे प्लेयर ड्रामेबाजियां करते रहे पीछे, ठीक है ना, ये बिल्कुल बेकार चीज है कि जी मुझे मेरा ये नंबर दो। मैं तुम्हारा नंबर क्या तुम घर से लेके आए थे क्या? पाकिस्तान टीम घर से बनाई थी? तो ये बेकार बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से हुसैन तलत बनता है वो इस वजह से कि आपको छठे नंबर पे एक ऐसा प्लेयर मिल जाएगा जो स्ट्राइक रोटेशन भी जानता है, तेज भी खेल सकता है जरूरत पे आने पे, और उसके पास शॉट्स मौजूद हैं। हाँ, उसकी फॉर्म अच्छी है बुरी जैसी भी है वो एक अलग चीज है, लेकिन फॉर्म तो फिर हसन नवाज की भी नहीं है, ना उसकी फॉर्म है ना पीछे की क्रिकेट है। ओडीआई में अगर सूटेड प्लेयर कोई है तो वो हुसैन तलत है। मेरे हिसाब से हसन नवाज ओडीआई के स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। मैं तो यहाँ तक बात बोलता हूँ, क्योंकि जिस फॉर्मेट में आपने उसे डाला है, पहले उसे चाहिए अपनी जगह वहां जस्टिफाई कर। जब वो उधर ही सेट नहीं हो रहा तो यहाँ कहाँ से आ गया? सिर्फ वेस्ट इंडीज को मार के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे उसकी जगह नहीं बनती मेरे हिसाब से। खैर, एक तो ये है, और तो मेरे हिसाब से हुसैन तलत आता है छठे नंबर पे। अगर शाहीन शाह अफरीदी सही कॉल्स लेगा, अकल वाली कॉल्स लेगा, तो हुसैन तलत खेलता है। और अगर क्या कहते किसी की सुनी सुनाई पे चलना होगा तो फिर हसन नवाज खेलता है। और मुझे पता है कल अगर वो मार मार भी देगा तो हम कह देंगे वाह 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 बस मिल गया हमें छठे नंबर का बैट्समैन। नहीं मिला भाई, ये नहीं है प्लेयर। T20 में नहीं हो रहा था मुझसे, साउथ अफ्रीका की सीरीज में क्या किया है। खैर, 7वें नंबर पे जो हमारा प्लेयर आता है वो आता है मोहम्मद नवाज या फहीम में से कोई एक, हम दोनों नहीं खिला सकते। अब ये डिपेंड करता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है। अगर पिच में थोड़ा सा ग्रिप ज्यादा हो तो शायद आप फहीम को खिला लोगे, थोड़ा सा मूवमेंट हो तो शायद फहीम खेल जाएगा। लेकिन अगर स्पिन ज्यादा अच्छा ले रहा है विकेट, जो कि मुझे पता है कि शायद 15 ओवर 20 ओवर के बाद स्पिन हेल्प करेगी पाकिस्तान को, तो हो सकता है मोहम्मद नवाज आ जाए वहां पे, और फिर अबरार और फैसल अकरम में से एक खेलता है। फिर नसीम शाहीन और हारिस। मेरे से अगर पूछो तो ऊपर 5 प्लेयर बैट्समैन, और नीचे अबरार, नसीम शाहीन हारिस, ये 4 पक्के हैं। ठीक है, 4 नीचे पक्के हैं, 5 ऊपर पक्के हैं। ऊपर बीच में सिर्फ 2 बंदों की जगह निकलती है, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज की जगह। अब यहाँ पे आप क्या खिलाना चाहते हो? मोहम्मद नवाज को खिलाते हैं और फहीम अशरफ को खिलाते हैं, ये वही 2 फिक्सचर हैं जो आपने T20 में रखे हैं। मैं तो भाई ये साफ सी बात बोलूंगा कि आप आप ओडीआई में फहीम अशरफ को डाल के ना कुछ मुझे लग रहा है ज्यादती सी कर रहे हो, क्योंकि वो 4 ओवर का तो बॉलर ठीक है, 10 ओवर का नहीं भाई। मैं नहीं मानता कि वो 10 ओवर का बॉलर है। 10 ओवर में वो आपको क्या यूटिलिटी दे सकता है? 4 ओवर में तो दे देता है, पिच से थोड़ा सा खेल लेता है वो, लेकिन ओडीआई में क्या वो 10 ओवर करेगा? मुझे नहीं लगता। नवाज करेगा, शायद कर ले। अब ये तो है कि जी अबरार, नसीम, शाहीन, हारिस, ये आपके 4 बॉलर बनते हैं। बहुत ब्रेव कॉल हो जाएगी अगर एक 5वां पूरा फैसल अकरम भी आपने डाल दिया, तो आपके 5 पूरे बॉलर हो जाएंगे, 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर, और उसके बाद आपके जो बैट्समैन होंगे वो 6 होंगे, यानी 6 बैट्समैन 5 बॉलर। ये बहुत ही ब्रेव कॉल हो जाएगी, कोई ऑलराउंडर नहीं आता उसमें। एक ऑलराउंडर अगर आप गिनो तो वो शायद हुसैन तलत होगा, बाकी उसके अलावा कोई ऑलराउंडर नहीं है। पूरे 6 बैट्समैन हैं और पूरे 5 बॉलर हैं, और 5 बॉलरों में फिर आपके हुसैन तलत और थोड़ा सा साइम अयूब ऐड हो जाते हैं, तो उनके आप ओवर मिला लो, उनसे ले लो। अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा तो आप साइम पे चले जाओ या आगा पे चले जाओ, तो आपको यहाँ से भी 2 बॉलर मिल जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान ये ब्रेव कॉल लेगा?
कि 5 बॉलर से चला जाए और नसीम शाहीन, हारिस अबरार और इसके साथ मोहम्मद नवाज की जगह या फ़हीम अशरफ की जगह एक पूरा लेग स्पिनर डाल दें। क्या हम ये करेंगे? मुझे लगता नहीं है हम इतने ब्रेव हैं, लेकिन अगर ये लें तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल हो जाएगी। एग्रेसिव है ये जो चॉइसेस होती हैं ये एग्रेसिव चॉइसेस में आती हैं। क्या पाकिस्तान ये चॉइसेस लेगा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं ख्याल ऐसा होगा। हम एक आधा ऑलराउंडर जरूर घुसेड़ेंगे बीच में। तो इस वजह से ही मैंने अब्रार स्लैश फैसल अकरम लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक खिलाया जाएगा, क्योंकि लेग स्पिनर है। हालांकि ये इन दोनों की यूटिलिटी डिफरेंट है। एक करता है चाइना मैन बॉल, ठीक है ना, और एक करता है आपका लेग स्पिनर बॉल। हैं दोनों रिस्ट, लेकिन बॉलिंग अलग अलग हैंड से करते हैं। एक लेफ्ट से करता है, एक राइट से करता है। तो इन दोनों की यूटिलिटी बनाई जा सकती है वनडे के अंदर। और यू नेवर नो, अगर ये विकेट लेने पे आ गए तो ये बीच में बर्बाद कर देंगे साउथ अफ्रीका की टीम को, अगर विकेट लेने पे आ गए। क्योंकि हमने जितना भी अभी प्रीवियस क्रिकेट देखी है, इंडिया की परफॉर्मेंसेज वर्ल्ड कप के अंदर देखी हैं, अग्रेसिव अप्रोच से जाते हैं यार। 5 बॉलर पूरे, ठीक है ना, 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, और 5 बॉलर से पूरा अटैक करते हैं। उसके बाद कोई ऑलराउंडर लगा तो लगा, वरना 5 बॉलर पूरे, जैसे ना, अटैक पूरे 50 ओवर। ऐसा नहीं है कहीं से निकलने का मौका दिया जाएगा, ऑलराउंडर खिला दिया जाएगा, चलो 4 ओवर निकाल देते हैं, 5 ओवर निकाल देते हैं। वो वाली कहानी नहीं करता इंडिया। तो इसलिए उनकी ओडीआई टीम अच्छी चलती है। क्या क्या शाहीन शाह अफरीदी ये ब्रेव कॉल लेगा और अपनी बैटिंग 6 बैट्समैनों पे छोड़ेगा कि यार ये 6 हो, बस आप करो यार, इसमें 6 बैट्समैन बहुत होते हैं, चलाओ 50 ओवर। किस बात की डोमेस्टिक खेली है अगर 50 ओवर नहीं खेल सकते? क्या ये करेगा वो? अगर करेगा तो बहुत मजेदार हो जाएगा गेम। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो फिर फहीम और नवाज में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हसन हसन नवाज की जगह हुसैन तलत बनता है और अबरार अपनी जगह पे खेलता है। फिर शायद हो सकता है अगर हम सीरीज जीत जाएं या हार जाएं तो शायद थर्ड मैच में फैसला अकरम को चांस दे देंगे, जो कि एक नॉर्मल तरीका है। एग्रेसिव तो ये होगा कि 2 पूरे स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर खिला दो और बॉलिंग से पकड़ो। मारेंगे वो, मुझे पता है वो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो भी, क्योंकि पिच अच्छी होगी तो वो भी मारेंगे। लेकिन अगर आप अपनी एग्रेसिव ऑप्शंस के साथ जाओगे तो चांसेस हैं कि आप पकड़ भी लो, ठीक है ना। और दूसरी एक चीज ये भी है कि एक फैक्टर और है जो कि अब आना शुरू हो गया है और हमारे ग्राउंड्स में, क्योंकि अब धुंध भी ज्यादा आ रही है रात के वक्त, और ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा प्ले आउट कर रहा है। अब वो वाली बात नहीं जो पहले रावलपिंडी वाले मैच में थी, अब उससे कई ज्यादा ड्यू आ रही है। तो अब ड्यू अगर ज्यादा आ रही है तो टॉस जो है ना, मेरे हिसाब से वो भी बड़ा वाइटल हो जाएगा। जो टीम शायद जीतेगी वो पहले बॉलिंग ले लेगी, मुझे ऐसा लगता है। गलत हो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले बॉलिंग ले लेगी और बॉलिंग लेके पकड़ने की कोशिश करेगी अंडर 300। क्योंकि अगर आपकी बैटिंग पूरी चल गई तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 280 290 भी चेज हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 या 3 अच्छी पार्टनरशिप्स लगानी होंगी, नोइंग के यार रिजवान है आपके पास, नीचे सलमान अली आ गया है, उसके बाद फिर बाबर खुद फॉर्म में आ गया है, फिर आपके ऊपर भी फखर है, फखर पक्का प्लेयर है, पूरा भी डोमेस्टिक भी खेल के आ रहा है वो हैदराबाद से। तो वो नोइंग के वो भी है, और फिर आपके पास साइम भी है। ये सारे अच्छे प्लेयर हैं वो ओडीआई के ना। तो उसमें ड्यू में बड़ा इजी हो जाएगा। और टॉस बहुत मैटर करेगा। टॉस मेरे हिसाब से 50-60% गेम डिसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ड्यू आ रही है। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान किन ऑप्शंस के साथ जाता है ये बहुत मैटर करेगा। जो मैंने इकबाल स्टेडियम देखा है ना यार, लगता है थोड़ा सा छोटा सा ग्राउंड लगता है मुझे, थोड़ा सा जैसे कहते हैं, है तो अच्छा बड़ा ही पूरा ही ग्राउंड है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लगता है उसकी डायमेंशंस थोड़ी कम है, पिंडी टाइप का शायद है, कि उतना बड़ा नहीं है जितना आमतौर पे ग्राउंड्स होते हैं। शायद इसकी डायमेंशन इतनी ज्यादा नहीं है, जो मुझे देख के अंदाजा हुआ वीडियोस वगैरह में। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और दूसरा ये कि जो इसकी हिस्ट्री बताती है, पहले तो यहाँ पे डोमेस्टिक, पहले तो यहाँ पे इंटरनेशनल होती थी, फिर बंद हो गई थी, लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक होती थी यहाँ पे, उसकी हिस्ट्री ये कहती है कि जी टोटल बैटिंग ट्रैक्स होते हैं और थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है तो स्पिनर। तो जो थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, क्या उसमें हम अपने पूरे 2 स्पिनर खिलाएंगे, एग्रेसिव अप्रोच से जाएंगे कि जी हमने पकड़ना है साउथ अफ्रीका को? मजा आ जाएगा अगर ये होगा तो।
5 बॉलरों से जाओ, मैं तो ये बोलता हूँ। और अपने 6 प्लेयर्स पे फिर जिम्मेदारी डालोगे भाई, आपने करना है किस टाइप के प्लेयर हो। इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में 4-4 5-5 प्लेयर खड़े होके मैच खत्म करते हैं यार। आप जो है वो 6 प्लेयर भी होने के बावजूद मैच खत्म नहीं कर सकते क्या? फिर थोड़ी बहुत शाहीन भी बैटिंग दे देता है, नसीम भी थोड़ी बहुत डाल देता है, 20 22 25 रन तो ये दोनों भी मिलकर डाल देंगे। तो अगर आप 6 प्लेयर्स के साथ जाते हैं और इन दोनों को मिला के एक ऑलराउंडर समझ लो, तो आप बैटिंग भी कर सकते हो। बहरहाल ये एक हार्ड कॉल होती है। ये कॉल बेसिकली वो वाली टीमें लेती हैं जिनके पास प्लेयर फिर सेंचुरी वाले, डबल डबल सेंचुरी वाले प्लेयर्स होते हैं। जैसे रोहित शर्मा था, कोहली था, तो वो खिलाते थे पूरे 5 बॉलर के भाई हम संभाल लेंगे, 6 बैट्समैन है संभाल लेंगे, आप पूरी बॉलिंग खिलाओ। फिर उनके पास बीच में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा इस टाइप के प्लेयर्स भी आते हैं जो कि एक तरीके से पूरे बैट्समैन पूरे बॉलर हैं। तो उनके ऑलराउंडर्स का हमारे ऑलराउंडर से मुकाबला नहीं है, इस वजह से और स्ट्रेंथ मिलती है उनकी टीम को। तो खैर बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये जाएंगे वैसे इसी तरह, 4 बॉलर 2 ऑलराउंडर, 4 बॉलर 1 ऑलराउंडर। और हसन नवाज और हुसैन तलत में से अगर कोई खेलता है तो हुसैन तलत खेलेगा तो 2 ऑलराउंडर हो जाएंगे। और अगर हसन नवाज खेलेगा तो 4 ओवर और 4 बॉलर और 1 ऑलराउंडर होगा, कोई भी फहीम हो या नवाज हो, उनमें से कोई एक खेलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो बैटिंग लाइनअप बन रहा है। अच्छा थोड़ा सुन, अभी और भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। जो हमारा 5वां राउंड हुआ है मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कादर आज़म ट्रॉफी का, तो उसमें पहला मैच हुआ है इस्लामाबाद फाटा। इसमें सरमद भट्टी ने 150 किए हैं, रेहान आफरीदी ने 91 किए हैं, खुर्शीद शाह ने 159 किए हैं, और राजा हमजा वहीद ने 76 किए हैं। और आकिब जावेद ने, जो हमने बिल्कुल ही प्लान से आउट कर दिया है, क्योंकि हमें हारिस और नसीम को हारिस और शाहीन को और नसीम को खिलाना है, इस्लामाबाद और लाहौर का कोटा पूरा करना है। तो इस वजह से हमने इसको आकिब जावेद को हटा दिया। हुनैन शाह, नसीम शाह का जो भाई है, उसने 4 आउट किए हैं। मूसा खान, इसको भी हटा दिया बिल्कुल हमने प्लान से, ताकि जगह ना खराब हो। तो ये भी 3 आउट किए हैं इसने। और फिर आसिफ अफरीदी ने जो है वो 1 आउट किया है। तो ये मैच जो है ये इस्लामाबाद और फाटा का हुआ है। और इसके बाद जो अगला मैच है वो है पेशावर और फैसलाबाद का। उसमें इफ्तिखार अहमद ने 131 किए हैं। फहामुल हक, ये मिसबाउल हक का बेटा है भाई, बस ये भी आ गया किसी ने किस तरह, इसने 157 किए हैं। बहरहाल 157 अच्छा बड़ा स्कोर है, स्कोर होता है। खुर्रम शहजाद ने 3 आउट किए हैं। अच्छा पहले बैटिंग बता देता हूँ। इफ्तिखार ने फिर 61 किए हैं। फिर अतीकुर रहमान, जिसका मैंने पहले भी बताया था, अतीकुर रहमान जिसने पहले भी 150 किया था कादर ट्रॉफी में, ये अच्छा खेल रहा है। इसने फिर 65 किए हैं। फिर आसिम अली 62, और खुर्रम शहजाद ने 3 आउट किए हैं, और साजिद खान ने 3 आउट किए हैं। आफाक अफरीदी, मैं नहीं जानता ये आफाक अफरीदी वाले से 5 आउट किए हुए हैं। मां सदाकत ने 2 आउट किए हुए हैं। तो ये आपका हो गया पेशावर और फैसलाबाद का मैच। इसके बाद आ जाओ मुल्तान और लाहौर का मैच। इसमें ज़्यादा स्कोर बना नहीं है, लाहौर जीत गया था। तो अरफात मिनास ने जो है वो 45 किए हुए हैं। कासिम अकरम ने 61 किए। कासिम अकरम को भी हमने ओडीआई प्लान से आउट कर दिया। बड़ा बेहतरीन ऑलराउंडर है यार ये इसको तो, ये वो वाला प्लेयर है कि जो एक बार अगर हिस्सा बन गया ना तो ये टीम से बाहर नहीं हो सकता। स्पिन भी करता है और बैटिंग भी कर लेता है, 50-60 रन तो नॉर्मल बात है इसके लिए। फिर इमरान बट ने 71 किए, और बाकी कोई इतना अच्छा नहीं खेला। मोहम्मद अब्बास ने 5 आउट किए हैं। मोहम्मद अब्बास ने फिर 5 आउट किए हैं, 2 दफा 5 आउट किए हैं। मोहम्मद अब्बास जो है वो आपका 51 फाइफर्स ले चुका है टेस्ट के अंदर, और उसकी टेस्ट में जगह नहीं बनती। यही तो चीज़ है ना, ऐसे ही थोड़ी नंबर 1 टीम बनते हैं, नीचे से नंबर 1, सॉरी, यही वजह है ना यार, यही रीज़न होता है। ठीक है, एक ऐसा बॉलर जो 5 विकेट लेके पागल कर रहा है, थक नहीं रहा, लिए जा रहा है, ठीक है, उसको हमने कंडीशंस पर डाल के फर्क कर दिया कि भाई तू यहाँ खेलेगा और यहाँ नहीं खेलेगा। हालांकि वो कंडीशंस का बॉलर ही नहीं है। अभी वो जहाँ आउट कर रहा है वो क्या कोई साउथ अफ्रीका है? बस साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खिला के उसे बाहर कर दिया आपने।
अच्छा, अगला जो है कराची और भावलपुर रीजन का है, सात बेग 73। सात बेग थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा है, मैंने इसकी हाईलाइट्स भी देखी थी। फिर साद खान 61। ये साद खान का मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सऊद शकील के लेवल का बैट्समैन है भाई, इस पे नजर रखना। ये कराची का बेहतरीन प्लेयर है, और मिडिल, अगर ये मिडिल ऑर्डर में आता है कहीं टेस्ट में, ओडीआई में, मैं कसम खा रहा हूँ ये अपनी जगह ले लेगा, किसी को आने नहीं देगा। जिस दिन ये खेल गया ये अपनी जगह ले जाएगा। साद खान 103 रन फिर बनाए, पहले 61 बनाए, फिर 103 बनाए। उमैर यूसुफ ने 76 बनाए। मोहम्मद अजब ने, ये लाहौर कलंदर का लड़का है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है इसने, मैंने इसकी हाईलाइट्स देखी थी। बल्ले पे बॉल नहीं रखने दे रहा था ये, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। ये इस बार पीएसएल में तबाही फेरेगा, क्योंकि इसने अच्छा सीजन खेल लिया ना, इधर कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है ये। इस बार पीएसएल में ये बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। मोहम्मद अजब, नाम याद रखना भाई। अच्छा, उसके बाद साकिब खान 442। उसके बाद गुलफाम अजीज 3 आउट, और बाकी फिर यही ऐसी है। अच्छा, इसके बाद बहावलपुर जीत गया। उसके बाद आ जाओ इधर आपका सियालकोट में। सियालकोट में अजान ओवैस, रिमेंबर द नेम। जैसे मैंने साद खान का बताया ना, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आने ही आने हैं पाकिस्तान टीम में। फर्क सिर्फ ये है कि लोग समझेंगे ये बंदे लाइन में लग चुके हैं। और शाहजेब खान जो है वो भी दूसरा प्लेयर है, उसने भी जो है आपका 131 किया हुआ है। तो ये कुछ लड़के हैं क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप जितवा के आए थे भाई, तो ये ध्यान में रखना, ये हल्के बच्चे नहीं है। अंडर 19 जितवाया था, इमर्जिंग था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इंडिया को हराया था इन्होंने, और शाहजेब खान ने 100 मारा था। तो अजान उवैस, शाहजेब खान, साद खान कराची का, और आपका ये अतीकुर रहमान फैसलाबाद। मैंने अतीकुर रहमान को देखा नहीं है, सिर्फ नंबर्स देख के बता रहा हूँ। इतना कंसिस्टेंटली कोई रन कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। और दूसरा एक लड़का और है जो लाहौर वाइट से खेलता है, अली जरियाब। ये जो 5 नाम है ना, इनको ध्यान में रखना, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। कोई लॉजिक पे और अकल पे चलने वाला प्लेयर पाकिस्तान में अगर आके सिलेक्टर बन गया और अपने इंटरेस्ट्स को आगे प्रमोट ना करे और सिर्फ टीम पे फोकस करें, तो ये 5 बंदे इन हो जाएंगे आपकी टेस्ट में और वनडे में। यहाँ तो इन होते हैं, मुझे T20 का मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पे जब खेलेंगे तो पता चलेगा। शाहनवाज दानी 5 आउट। मोहम्मद, ये मैं सियालकोट और एबटाबाद वाले मैच का ही बता रहा हूँ। शाहनवाज दानी 5 आउट, मोहम्मद हसनैन 5 आउट। इनको भी, मोहम्मद हसनैन को भी गायब कर दिया हमने। और हसन अली 3 आउट, मोहम्मद अली 3 आउट। तो ये सारे का सारा स्कोर है, मैंने बोला जल्दी से आपको रीड कर दूं। ये सारी परफॉर्मेंसेज हैं, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये कुछ नाम है, याद रख लेना। ये 5 बैट्समैन पाकिस्तान का फ्यूचर है। कितनी जल्दी, कितनी समझ के और कितनी जल्दी इन लोगों को अपने सिस्टम का पार्ट बना लिया जाता है और प्लान्स में रखा जाएगा, उतना हमारे लिए बेहतर है। बहरहाल ये जो नाम है ना, ये मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखो। अजान ओवैस, साद खान, शाहजेब खान, अतीकुर रहमान और अली जरियाब, ये जो 5 नाम है ना, इनको ध्यान में रखना। ये बंदे आपको फ्यूचर में सर्व करने ही करने हैं, अनटिल अनलेस आपने कोई ज्यादती कर दी, और जैसे उस्मान सलाउद्दीन को खा गए आप लोग, इस तरीके से अगर उसको भी खाना हो तो खा लेना। लेकिन ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जो आपका फ्यूचर डिफाइन करते हैं ओडीआई में और टेस्ट में, ठीक है। डिपेंड करता है बस कि ये लोग कब तक खेलते हैं और अपनी जगह रखते हैं। रिजवान, बाबर और शाहीन, और ये क्या नाम है, सलमान अली आगा, तो चलो चलो खैर यंग है, लेकिन इसके अलावा भी और कितने लड़के नए यंग रखते हैं आपकी जगह। वरना ये लड़के जो हैं ये आ रहे हैं बस पीछे से, क्योंकि इतना कंसिस्टेंट रन दे रहा है ना कोई, तो को एज एम ही नहीं दे रहा, उसमें कुछ तो है। तो बस ये है कि इन लड़कों पे नजर रखो। आज की वीडियो बस यहीं तक है, कल इंशाल्लाह मैच देखते हैं, 3 बजे शुरू हो रहा है, और आई होप पाकिस्तान अच्छा खेले। और मेरी समझ अकल ये कहती है, वैसे तो हमें पहली बैटिंग सूट करती है, लेकिन मेरी अकल ये कहती है कि भाई बेहतर हो तो पहले बॉलिंग लो, और बॉलिंग लेके इनको पकड़ लो, और उसके बाद रात में आराम से जब ड्यू आ जाए तो फिर मारना, तबीयत से मारना इनको। ठीक है भाई, आज की वीडियो यहीं तक है। कल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।